हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट में स्वागत है। आप सभी 10th के बाद क्लास 11th में आए हैं और आप लोगों ने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। उसका एक पार्ट है अकाउंट्स। ये 100 मार्क्स का होता है और सबसे पहला चैप्टर है इस अकाउंट्स के अंदर। इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कहते हैं और ये हमें हमारे आज के बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने के लिए किस तरीके से हमारा बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ग्रो से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसकी नॉलेज हमें देता है। तो चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स। अकाउंट्स का वो इंट्रोडक्शन देगा हमें कि हम अकाउंट्स को कितने अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से हमारे बिज़नेस में हम यूज कर सकते हैं और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, ये हमारा अकाउंट चैप्टर बताता है। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है राम, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है। उस बिज़नेस को करने के बाद वो हमें कितनी मनी देता है, प्रॉफिट देता है, मतलब बिज़नेस से वो कितनी मनी, पैसा, सामान्य भाषा में जिसे हम बोलते हैं पैसा प्राप्त कर सकता है, या अकाउंटिंग की भाषा में बोलते हैं प्रॉफिट कमा सकता है। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आना चाहिए कि जो राम एक व्यक्ति बिज़नेस स्टार्ट करेगा वो उस बिज़नेस से कितने ज़्यादा से ज़्यादा मनी या प्रॉफिट कमाएगा, किसके माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से। और अकाउंट्स जो हमें यही सिखाता है कि हम बिज़नेस कितने प्रॉपर तरीके से करना है। इसका एक सामान्य प्रोसेस है, सामान्य प्रोसेस जो यहाँ पर शो कर रखा है मैंने। इस प्रोसेस को हम समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए जो प्रोसेस है पहले वो देखें हम। IMR एक ये फार्मूला भी बोल सकते हैं, जिसको आप आगे सबसे ज़्यादा, आपको ये बेसिक फाउंडेशन है हमारे अकाउंट्स की, आप इसको बेसिक फाउंडेशन मान के चलें और ज़्यादा से ज़्यादा हर बार आपको ये फाउंडेशन आपके अकाउंट्स करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे। वो प्रोसेस क्या है? IMRCSAC क्या है? पहला जो हम लेंगे I, इसको मैं क्लियर करूँगा। दूसरा है M, उसको मैं क्लियर करूँगा। RCSAC, ये टोटल स्टेप 7 स्टेप हैं। इन 7 स्टेप में आपको पूरी अकाउंटिंग समझ में आती है। आइडेंटिफिकेशन, पहला पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसका मतलब सामान्य शब्दों में आपको मैं बताऊं कि बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन हो, आपकी बोलचाल की भाषा में अगर मैं समझाऊं इसको, कि बिजनेस के अंदर जितने भी लेन देन किए जाते हैं उन ट्रांजेक्शनों को हमें समझना है कि वो फाइनेंशियल हैं या नॉन फाइनेंशियल हैं। और ये भी हमें देखना है ये ट्रांजेक्शन, ये बिजनेस आइडेंटिफिकेशन के द्वारा हमें ये बताना है कि बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन है, जो हमारी सेल्स है, परचेज है, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग है या नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो राम है, ये अपना राम है, वो बिजनेस के लिए कुछ ट्रांजेक्शन करता है, यानी कुछ चीज़ें ख़रीदता है, गुड्स होती हैं हम कहते हैं, ख़रीदता है, वो ख़रीदता है। और दूसरी तरफ वो एक कुछ बिल पे करता है या कोई खर्चे करता है, एक्सपेंसेस करता है। वो एक्सपेंसेस किसी प्रकार के हो सकते हैं, बिल पे के रूप में हो सकते हैं, अदर्स वाइज हो सकते हैं, कोई भी खर्चे हो सकते हैं। एक दूसरा एक्सपेंसेस करा, उसने गुड्स खरीदे। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? कि ये जो ट्रांजेक्शन हमने करे हैं वो बिजनेस के अकॉर्डिंग हैं या बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं हैं। यही हमें इस पॉइंट के अंदर समझना है। इस पॉइंट के अंदर हमें क्या समझना है कि ये जो हमारे ट्रांजेक्शन हैं वो बिजनेस के अकॉर्डिंग हैं या बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं हैं। ये बिल पे बिजनेस के अकॉर्डिंग नहीं आता है। गुड्स खरीदना या बेचना बिजनेस के अकॉर्डिंग आता है। इसीलिए ये राम जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिजनेस के अकॉर्डिंग है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ अपना।
आइडेंटिफाई करना हमें, आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो ट्रांजेक्शन करेंगे हम बिजनेस के लिए वो बिजनेस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब दूसरा मेजरिंग, मतलब हमको मेज़र करना है कि जो हमने ट्रांजेक्शन करे, जो हमने ट्रांजेक्शन करे हैं किसके लिए करे हैं, बिजनेस के लिए। जो ट्रांजेक्शन हमने बिजनेस के लिए करे हैं उस गुड्स की वैल्यू मनी में कितनी है, मार्जिनिंग यानी उसकी मेज़र करना। जो हमने गुड्स ख़रीदे थे, ये गुड्स जो हमने ख़रीदे थे उसकी मार्जिन यानी मनी वैल्यू क्या, सामान्य भाषा में समझो उसकी मनी वैल्यू। क्लियर। पहला है हमें हमारे जो भी ट्रांजेक्शन करें वो बिजनेस पर्पस है या नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे गुड्स हैं वो बिजनेस पर्पस होता है और वो बिजनेस पर्पस है तो वो बिजनेस के लिए कितनी मनी वैल्यू में हमने ख़रीदे, मतलब मार्जिन करी हमने उस ट्रांजेक्शन की, किस में करी, मनी में करी। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है हमें ट्रांजेक्शनों को देखना है कि बिजनेस अकॉर्डिंग है या नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है मार्जिन करनी है, उसको हमें मेज़र करना है, उसकी हमें देखना है जो गुड्स वैल्यू निकालनी है मनी में, किस में निकालनी है, मनी वैल्यू क्या है उसकी। सेकंड पॉइंट के अंदर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रिकॉर्ड के रूप में बोला जाता है। जो हमने ट्रांजेक्शन करा, हमने क्या करा, बिजनेस ट्रांजेक्शन करा, बिल्कुल करा, गुड्स ख़रीदे हमने, परचेज़ करा, गुड्स परचेज़ करा, उस गुड्स परचेज़ की मनी वैल्यू क्या है। सपोज करते हैं वो मनी वैल्यू अपनी 5000 हो सकती है, 10,000 हो सकती है, 500 हो सकती है, कोई सी भी वैल्यू हो सकती है। गुड्स हमारा कुछ भी गुड्स हो सकता है जो बिजनेस रिलेटिव हो, जिस तरह का हम बिजनेस कर रहे हैं, किराना कर रहे हैं तो दाल चावल आटा हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो सीमेंट हो सकता है। एनी गुड्स रिलेटिव फॉर द बिजनेस। आपका परचेजिंग गुड्स और आपकी गुड्स की मनी वैल्यू को आपको रिकॉर्ड करना है। आप ये समझें कि जो आपने गुड्स ख़रीदा है, दिन भर में आपने 1000 गुड्स ख़रीदे, उनकी मनी वैल्यू आपने पे करी, तो अब आपको दिन भर में ये याद रखना पड़ता है कि मेरे ने दिन भर में सवेरे से और शाम तक हमने कितना गुड्स ख़रीदा, उसका कितना वैल्यू पे करा। अब हम बरीली तो उसको याद रख नहीं सकते, इसीलिए हमें एक बुक मेंटेन करनी पड़ती है, या सामान्य भाषा में बोलें कि उसे हम कागज़ पे लिखना पड़ता है कि हमने ये गुड्स ख़रीदे हैं और उसको हमने ये भुगतान किया है। उस बुक में जो हम लिखते हैं उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बुक बोलते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम पहले बोल देते हैं, लिस्ट बना लेते थे, हमसे हम किराने लेने जाते हैं तो हम एक लिस्ट नहीं बना लेते कि हमें ये लेके आना है, तो हमें वो रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, याद रहता है, क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर फर्स्ट टू 30 डेज़ होते हैं। इन 30 दिनों का हमें पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन याद रख सकते हैं, हम उसे वर्बली याद नहीं रखते, इसलिए उसे हमें बुक में मेंटेन करते हैं। उस बुक को हम जर्नल बुक या जर्नल भी बोलते हैं। इस ट्रांजेक्शन को हम जिस बुक में लिखते हैं उसे जर्नल बुक बोला जाता है। क्लियर। ओके। अब हमने जो आगे कहा था कि चौथा पॉइंट क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई कुछ भी बोल सकते हैं हम। अब क्या क्लासीफाई करना क्या है हमें, क्लासीफाई ये करना है हमें कि जब आपने जो गुड्स आपने ख़रीदे हैं उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे क्लियर करी, उसको आपने अपने जर्नल बुक में लिखा है। जर्नल बुक में लिखने के बाद में अब आपको क्लासीफाई करना है। क्या क्लासीफाई करना है कि आप 1 to 30 डेज़ में या 1 डेज़ में जो भी आप करते हैं। पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्लासिफिकेशन। हमें क्या क्लासिफिकेशन करना है, हमें किस चीज़ का क्लासिफिकेशन करना है, हमें ये समझना। चौथे पॉइंट हमें बोल तो रहा है क्लासिफिकेशन, इन किस चीज़ का क्लासिफिकेशन। हमने दिन भर में या पूरे महीने में या पर डे में या पूरे मंथ में आपने जो परचेज़ करा है, जो सेल्स करा है और उसको जर्नल में आपने शो कर रखा है। आपने अपनी बुक उठाई, लिखा उसके अंदर मैंने भाई ये ख़रीदा, ये बेचा, ये ख़रीदा, ये बेचा।
ये हमने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया, बुक बना ली। इस गुड्स को आपने यहाँ पर दिन भर आपका पर डे का बोल लूँ उसको मैं, या मंथ का बोल लूँ, बड़ा है तो मंथ का बोल लेता हूँ, और ये छोटा है तो इसको एक भाग को बांट लेते हैं तो ये डे का हो जाता है। ऐसे डे मिलके 1 डे, 2 डे, 3 डे, ये पूरा मंथ में महीना बन जाता है आपका। इस पूरे महीने भर में आपने जो जो गुड्स खरीदी हैं और बेची हैं, परचेज़ करा है, सेल्स करा है, इस पूरी बुक बना ली आपने, जर्नल मेंटेन कर ली। अब आप इस जर्नल को क्लासीफाई करेंगे। क्या करेंगे आप? जर्नल को क्लासीफाई करेंगे। मतलब आप समझिए क्लासीफाई का मतलब क्या है। इस जर्नल से आपको दोनों चीज़ें अलग अलग करनी पड़ेंगी। क्या अलग अलग करनी पड़ेंगी? आपकी जितनी भी सेल्स है और जितने भी परचेज़ हैं उनको अलग अलग शो करें। यहाँ से उठाइए आप, आपने एक परचेज़, जितनी भी परचेज़ हैं, पर डे की परचेज़ बोलें या आपकी मंथ की परचेज़ बोलें, आपकी सेल बोलें, पर डे की बोलें या मंथ की बोलें, जितनी भी आपकी सेल्स हैं वो इधर चल जाएगा, जितने भी परचेज़ हैं वो आप अलग अलग कर लेंगे। मतलब अलग अलग कर लेंगे, उनकी अलग अलग बुक बना लेंगे। ये भी हम बोल सकते हैं, सेल्स की अलग बुक बना ली, परचेज़ की हम अलग बुक बना लेंगे। ये दोनों बुक हम बना लेते हैं जिसका नाम लेजर बोला जाता है। हम लेजर बुक बोलते हैं, सेल्स बुक भी बोलते हैं और परचेज़ बुक भी बोलते हैं। हम उनकी लेजर बनानी होती है। पूरी सेल्स को, पूरी परचेज़ को हम एक जगह ले आएंगे तो उसको क्या बोलते हैं हम? लेज़र। क्या बोलते हैं हम उसको? लेज़र बोलते हैं। सेल्स की भी लेजर बनती है और परचेज़ की भी लेजर बनती है। इन दोनों को हम अलग करते हैं तो उसको क्लासीफाई किस चीज़ का करा हमने? करा पूरे महीने का, डे का, सेल्स का क्लासीफाई करा हमने और परचेज़ का हमने क्लासीफाई करा। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा है? हमने अभी तक सीखा है, सबसे हमारा आइडेंटिफाई करते हैं, मार्जिनिंग करते हैं, आई करते हैं, मार्जिनिंग करते हैं। हम दूसरा क्या करते हैं? हम उस दूसरे, जब हम तो आई करा, एम करा, एम मतलब मनी वैल्यू निकाली हमने। अब तीसरा हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे हम? रिकॉर्डिंग। हमने ये रिकॉर्डिंग करा, तीसरा हो गया हमारा पॉइंट। चौथा पॉइंट हमारा है, क्या पॉइंट है चौथा हमारा? क्लासीफाई करा हमने। क्या करा? चौथा पॉइंट हमारा है क्लासिक, तीसरा, दूसरा और पहला, किधर से भी घुमाएंगे। 4 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं हमारे। आइडेंटिफाई, कौन से ट्रांजेक्शन बिजनेस अकॉर्डिंग है, उनकी वैल्यू क्या है, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया और उस रिकॉर्ड के अंदर अलग अलग हमने कैटेगरी बना ली। सेल्स कैटेगरी अलग है, परचेज़ कैटेगरी हमारी अलग है। अब हमारा अगला पॉइंट जो है, 5वां पॉइंट आपके सामने आता है, समरी बनाएंगे आप। क्या बनाएंगे? समराइजिंग करते हैं। 5 पॉइंट हमारा समराइजिंग है, हम यहाँ पर समझेंगे। 5वें पॉइंट में क्या समझेंगे? समराइजिंग करना, समरी बनाना। जैसे हम एक छोटी स्टोरी समरी बना लेते हैं, उस तरह हम इस अकाउंटिंग के अंदर भी समरी बनाते हैं। उसको हम समझने के लिए वाली बात है कि हम समरी किस प्रकार बनाते हैं। बहुत इजी है। आपकी टोटल परचेज़ को हमने जब लेजर में बना लिया था, जनरल से उठा के, कहाँ उठाया था हमने? जनरल से उठाया, कहाँ ले गए हम उसको? जनरल से ले जाके हमने लेज़र में डाल दिया था। कहाँ ले गए थे हम? लेज़र में ले गए थे। कि लेज़र जो हमने परचेज़ की लेज़र बनाई थी और जो हमने सेल्स की लेज़र बनाई, दोनों को हमने समराइजिंग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया था। क्लियर हो रहा समराइजिंग का मतलब? हमने जब सेल्स और परचेज़ का अलग अलग कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। अब समराइज़ का मतलब क्या होता है? एक समरी बनानी, मतलब कि हमने जितनी भी परचेज़ करी और जितनी भी सेल्स करी, टोटल अगर टोटल परचेज अगर हम यहाँ बोलें, टोटल परचेज हमारी 10,000, हमारी टोटल सेल्स हमारी 20,000। अब हमें क्या करना होता है हमें, क्योंकि हम ये हमारी अगर पर डे की होती समरी बनाने की, हमें क्यों आवश्यकता होती है, क्यों कंपलसरी समरी बनाना? अगर ये 1 डे का कैलकुलेशन होता, 1 डे का सेल या परचेज होता तो हमें दिक्कत नहीं आती।
लेकिन ये सेल और परचेज आपका 30 डेज 1 डे से लेकर 1 ईयर का होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। 1 अप्रैल टू 31 मार्च का ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। पूरी कैलकुलेशन हम करते हैं, इसीलिए हमें टोटल परचेज टोटल सेल हम पर मंथ की भी बनाते हैं, पर मंथ से हम पर ईयर की बनाते हैं। तो पूरे 30 दिन की कैलकुलेशन हम वर्ली नहीं कर सकते, तो हमें समरी बनानी होती है। हमने परचेज़ की समरी बनाई, हमने सेल्स की समरी बनाई, हमने परचेज टोटल हमें एक दिन का हमने उठा के परचेज़ को टोटल कर लिया 10,000, सेल को उठा लिया हमने पर डे का, हमारा टोटल सेल्स हो गया 20,000। क्लियर, परचेज़ हमारी क्लियर हो गई है, सेल्स क्लियर हो गई। समरी बनाने की टोटल परचेज टोटल सेल्स आ गई हमारे पास में। इसके बेसिस पे हम समराइज़ के 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। इससे कौन सा पॉइंट बनेगा? पहला बनेगा ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अकाउंट बनता है, हमारा ट्रायल बैलेंस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनती है। ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च जिसे हम सभी जानते हैं, ये बनाई जाती है। इसी के एनालाइज से हम बेस करते हैं कि हमारा बिजनेस क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है या लॉस ले रहा है। जब तक बैलेंस शीट नहीं प्रॉपर बनती है, हमें हमारे बिजनेस की एक्चुअलिटी नहीं समझ में आती है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं पूरे साल भर में या हम लॉस में जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया समराइज़ क्यों करा हमने। समराइज़ करने के लिए हमने सारी परचेज और सारी सेल को अलग अलग ना करते हुए एक साथ कर दी, तो हमारे सामने टोटल परचेज आ जाता है, टोटल सेल्स आ जाता है। इसके बेस पे हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। इसके ट्रायल बैलेंस के बेस पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम हमारी क्या बनाते तैयार करते हैं, हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, अब हमारा चौथा और छठा पॉइंट है एनालाइज। अब एनालाइज क्या करना है? इंटरप्रिटेशन। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन में क्या करना है आप समझेंगे। समरी करा आपने, अब हम देखेंगे कि एनालाइज करना है हमें हमारे बिजनेस के लिए क्या एनालाइज करना है। तो अब इसे हमने क्या निकाला था पहले, आपको पता है समरी निकाले। ठीक है, समरी हमारे पास टोटल समरी के बाद हमारे पास में टोटल परचेज आ गया था, टोटल सेल्स भी आ गया था। तो अब हम यहाँ पे हमने ये टोटल सेल्स निकाल लिया था, टोटल परचेज निकाल लिया हमने, समरी निकाल के बाद में एनालाइज कर रहे हैं। अब हमारे एनालाइज क्या कर रहा है कि हम ये देखते हैं कि एनालाइज करते हैं कि हमारे पूरे के पूरे परचेज सेल्स हुआ है, यानी हम इसको एक मंथ का बोले, मंथ के कैलकुलेशन से पूरे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलती है, इसीलिए हम इसे पूरे ईयर की वैल्यू निकालते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारे बिजनेस एनालाइज होते हैं, जिन्हें हम सीए के रूप में, चार्टर्ड अकाउंट के रूप में जानते हैं, वो हमारा बिजनेस एनालाइज करते हैं। उस टोटल बिजनेस एनालाइज करने के बाद में और भी जितना हमारी एंट्रियाँ होती हैं, जितने हमारे गुड्स परचेज सेल होते हैं, उन सब का देखते हैं, समझते हैं, और हमें एनालाइज करते हैं कि हमारे बिजनेस को कैसे मेंटेन करना है। जो भी हमारा इसके अंदर लॉसेस हो रहे हैं, उन लॉसेस को हमें कम करना है। अगर हमारा प्रॉफिट इस साल का 10,000 है, तो हमें उसे 15,000 या 20,000 तक कैसे ले जाया जाए, ये एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा 7वां पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग टू यूज़र। हम कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स। अब हम क्या कम्युनिकेट करते हैं ये भी आपको समझना है। सिंपल सा है, हमने जो 6 पॉइंट तक निकाला, एनालाइज करा, हमारा एनालाइज हुआ कि हमें क्या प्राप्त हुआ, प्रॉफिट प्राप्त हुआ या लॉस हुआ। उस रिज़ल्ट को हम, प्रॉफिट एंड लॉस के रिज़ल्ट को हम हमारे कस्टमर्स को, यूज़र्स कौन होते हैं हमारे?
जो हमारे बिजनेस को देखते हैं। और बिजनेस यूजर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। दो तरह के हमारे यूजर्स होते हैं। इन यूजर्स को हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। उनको ये बताना होता है कि हमारा पूरे ईयर का एनालाइज जो हमने किया है, उस एनालाइज समरी को हम इनसे कम्युनिकेट करते हैं, इन्हें बताते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जब मैं आपको वापस से एक फर्स्ट चैप्टर पे ले जाता हूँ कि हमारे जो 7 पॉइंट थे, उस 7 पॉइंट्सों को हमने यहाँ पे बहुत इजीली समझा। एक बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ बहुत इजीली। IMR CSAC ये हमारे 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंटों के द्वारा हम अकाउंटिंग के बेस होते हैं ये, जिनको हम हमारे अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से समझने में हमें बहुत इजी रहता है। ठीक है, कल हम इन्हीं पॉइंटों को एक बार दोबारा रिमाइंड करेंगे। थैंक्स।